हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा कि कल की क्लास में हमने आगाज किया था एक नई श्रृंखला का। 16 दिन 16 चैप्टर और साइंस का खेल खत्म। पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग सारे साइंस के चैप्टर्स का। आज अपन लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा और वो भी टू द पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कि जितनी बात बताऊंगा वो सब कुछ डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा। तो आइए आज की क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैं मनीष शुक्ला, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और एक बार जोरदार कमेंट करके बताइएगा, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है? एम आई कंप्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल? बहुत अच्छा, शानदार, बहुत बढ़िया। हम लोग बात करेंगे आज अम्ल, क्षार, लवण में। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, और इसके बाद हम लोग दो टॉपिक और पढ़ेंगे, सूचक के बारे में और थोड़ा जानकारी लेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लगातार बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का, इस 16 चैप्टर की 16 क्लास का आपके फ्रेंड्स को भी आनंद मिल सके, वो भी इसका लुत्फ उठा सके। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में अम्ल के बारे में कि क्या होता है अम्ल। अम्ल के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया है आपके साथ, लेकिन एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि अम्ल का अगर स्वाद की बात करें तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी नीला लिटमस पेपर को लाल करने का गुण किसका होता है? अम्ल का होता है। तीसरी बात, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कौन सा आयन? H प्लस आयन देते हैं, जो कि H प्लस आयन वेरी रिएक्टिव होने की वजह से, बहुत ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से जल के अणु के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। किससे अभिक्रिया करेगा? तुरंत जल के अणु से अभिक्रिया कर लेता है और एक नया आयन बनाता है, और उस आयन को हम लोग क्या नाम देते हैं? H3O प्लस, और इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन जरा बताइएगा? हाइड्रोनियम आयन। तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात कहूं आपसे कि जब भी हम किसी अम्ल को घोलते हैं पानी में या उसका जलीय विलयन बनाते हैं तो पहले H प्लस आयन मिलता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? हाइड्रोनियम आयन में, यानी H3O पॉजिटिव आयन में। पक्की बात है? ओके। आगे लिखा है एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है क्या? खट्टा। ठीक है। अब इसकी बात है कि अम्ल के प्रकार की बात, कि अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो अम्ल में हम दो प्रकार मुख्य रूप से देखते हैं, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है? ऐसे अम्ल जिनको जब जल में घोला जाए तो पूरी तरीके से वो H आयन, पॉजिटिव आयन, और उसका जो दूसरा फैक्टर होगा निगेटिव वाला, उसमें वो टूट जाए। अगर टूट जाता है तो उसको हम कहेंगे प्रबल अम्ल, और अगर वो नहीं टूटता है तो उसको हम कह देंगे दुर्बल अम्ल। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से टूटता है। कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर आ जाए तो लाइक जरूर करिएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई बर्तन है, ये दो बर्तन हैं और इसमें आपने एक जगह ले लिया क्या? नमक को ले लिया, पानी के साथ नमक,
और एक जगह है आपने पानी के साथ ले लिया किसको, चीनी को ले लिया। एक बर्तन में आपने नमक को लिया और एक बर्तन में चीनी को लिया। दोनों को लेने के बाद थोड़ा सा स्टिंग कर देंगे, घुमा देंगे, और जैसे ही इसको घुमाएंगे तो नमक पूरी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। एक ही चम्मच नमक था, एक ही चम्मच चीनी था, नमक पूरी तरीके से घुल जाएगा, बाकी चीनी तनी तनी यहां पर बच जाएगा। घुलेगा ये भी, लेकिन इसका छोटा छोटा कण बच जाता है। तो इसी आधार पे अगर मैं दोनों को अम्ल मानूं तो जैसे नमक था पूरी तरीके से घुल गया, अगर वो पूरी तरीके से अम्ल घुल जाता है तो प्रबल अम्ल कहलाएगा। और अगर कोई अम्ल हो जो पूरी तरीके से ना घुले तो उसको हम लोग दुर्बल अम्ल का नाम देते हैं। दुर्बल जो अम्ल होता है उसमें विद्युत धारा उतनी अच्छी तरीके से प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि आयन ही नहीं बन पाता उतना ज्यादा। लेकिन जो प्रबल अम्ल होते हैं इसमें विद्युत धारा बहुत बढ़िया बहती है। बोलो राजी खुशी, पक्की बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल का। बढ़ेंगे आगे की ओर। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है किस रूप में, कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या है। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, देखिए अगर मैं कहूं कि ये आपके पास बर्तन है, इसमें अगर पानी ज्यादा हो अम्ल कम हो, मान लेते हैं कि ये 1 लीटर है पानी और उसमें हम कह दें कि 5 ग्राम अम्ल है। दूध देखा है, दूध, यादव जी लोग क्या करते हैं, दूधवा में पानी मिला देते हैं। तो लोग घरवा में क्या कहते हैं कि दूधवा तनी कम गाढ़ बा, दूधवा बहुत पातर बा। एक मतलब का कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो गया है, दूध का मात्रा कम है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है कि पानी ज्यादा अम्ल कम, तो ऐसे को कहेंगे तनु अम्ल। अगर पानी की मात्रा कम हो जाए, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो उसको कहेंगे सांद्र अम्ल। सांद्र माने गाढ़ा दूध जैसा, है ना, और तनु माने हल्का दूध, पातर दूध। बुझ रहे हैं बात को, बुझ रहे हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का कॉन्सेप्ट। अम्ल का कॉन्सेप्ट यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्षारक के बारे में। जरा ध्यान से देखिएगा क्या होता है क्षार यानी कि बेस। तो सबसे पहली कहानी कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वा होता है। जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देते हैं, नीला में। अम्ल क्या करता था, नीला को लाल करता था, क्षार क्या करेगा, लाल को नीला करेगा। माने ई असर एक दूसरा का उल्टा चल रहा है। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। कौन सा आयन, OH माइनस आयन देता है। अब अगर बात कर लें प्रबल क्षारक की और दुर्बल क्षारक की, सेम चीज आपके सामने है। जिस प्रकार से हमने अम्ल को डिफाइन किया था प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, वैसे ही प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या है। जब क्षार का जलीय विलयन बनाया जाए और पूरी तरीके से वो OH माइनस आयन और एक पॉजिटिव आयन में टूट जाए तो उसको प्रबल क्षारक कहेंगे। और अगर ना टूटे पूरी तरीके से, उसके कुछ अणु टूटे, तो उसको हम क्या कह देंगे, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल है प्रबल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी बातें। दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके सामने दिया गया है। पक्की बात है। अब एक शब्द आया है क्षार क्या होता है, तो एक सीधी सीधी बात दिमाग में रखिएगा। ऐसे क्षारक, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्षारक जो जल में पूरी तरीके से विलेय हो, ऐसे क्षारक जो जल में क्या हो, विलेय हो, ऐसे क्षारक क्या कहलाते हैं, ऐसे क्षारक क्षार कहलाते हैं। पक्की बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बोल बाबू बोल, बहुत बढ़िया, राजी खुशी। बढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट है साल्ट के बारे में। साल्ट क्या है, 1 मिनट चुटकी बजा के समझ गया तुम, क्या समझेगा, तो बोला गया जब कोई अम्ल
किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। का बनावेला? लवण और जल बनावेला। लवण का सेंस नमक से होता है। एक एग्जाम्पल दे दो सर। लो, यहां पे हमने लिख दिया HCl, एक अम्ल है। क्षार में लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके सामने क्षार में लिखा है। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा सोडियम इसके क्लोरीन से मिल जाता है और बना लेता है NaCl, और OH और H मिल के बना लेता है क्या? H2O। ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया, यानी कि लवण बन गया। पक्की बात है। वही लिखा है आपके सामने क्या कि लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, जैसे NaCl, KCl, ये सब लवण का एग्जाम्पल है। पक्की बात। आगे बढ़ें। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। सबका डिफिनीशन हो गया, अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई। बढ़ेंगे आगे की ओर। सूचक क्या है? सूचक तो बताया गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अम्ल बन रहा है, अगर क्षार बन रहा है, तो उसकी पहचान कौन करता है? कि कोई भी दिया गया विलयन, जैसे मान लीजिए ये कोई विलयन है, अब ये अम्ल है कि क्षार है, इसकी पहचान जिसके द्वारा की जाती है उस केमिकल को क्या नाम दिया गया है? उसे सूचक कहा गया, इंडिकेटर कहा गया। जैसे बाइक में इंडिकेटर होता है, एगो दाहिने मुड़ने वाला, एगो बाएं मुड़ने वाला, पीला पीला लाइट जलता है, तो आप लोग देखते हैं कि जिधर बत्ती जल रहा है माने गाड़ी उधर मुड़ेगा, तो वो बता रहा है ना कि इधर मुड़ रहा है। उसी प्रकार से इंडिकेटर यानी सूचक भी बताता है कि कोई दिया गया रसायन, कोई दिया गया केमिकल क्या है, एसिड है कि बेस है, अम्ल है कि क्षार है, दोनों बातें बताने का काम कौन करेगा? सूचक। अब किस तरीके से बताएगा, बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अम्लीय माध्यम में कुछ और गुण होगा, क्षारीय माध्यम में कुछ अलग गुण होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लेते हैं सूचक के प्रकार के बारे में। क्या है सूचक के प्रकार, जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपके सामने लिखा है, पहला सूचक प्राकृतिक सूचक, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक। दूसरा लिखा है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, माने जिसको लैब के अंदर, केमिस्ट्री के लैब के अंदर जिसको बनाया गया हो उसे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। और तीसरा है गंधीय सूचक, माने जिसकी गंध के आधार पे हम इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश वाले इसे क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, और लास्ट में है गंधीय सूचक को कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। पक्की बात है? पक्की बात। बढ़े। ओके, अब देखिए आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट के द्वारा आप आगे की बातों को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ये चार्ट आपको रिप्रेजेंट करेगा कि किस प्रकार से कौन सा सूचक क्या काम करता है। देखिए, ये है लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, डाइड हाइड्रेंजिया का फूल का रस। अब मैं बताऊं जो वही याद रखिएगा, लिटमस याद रखिएगा, पत्ता गोभी और हल्दी। ये लाल पत्ता गोभी पर्पल कलर की दिखाई पड़ती है। पर्पल समझते हैं, बैगनी टाइप का जो रंग होता है जिसमें हल्का सा पिंकिस पिंकिस आता है, वो वाला। ठीक, तो लिटमस पेपर, ये अम्ल में क्या प्रभाव दिखाएगा? लिटमस पेपर तो लाल रंग दिखाता है और ये नीला रंग पीछे पड़ चुके हैं। लाल पत्ता गोभी का रस लाल रहेगा अम्लीय माध्यम में, लेकिन हरा हो जाता है किसमें? तो बताया गया क्षार के साथ। यानी अगर हल्दी की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में हल्दी का येलो रंग होता है, सब जानते हैं, कुछ नया नहीं बता रहे माट साहब।
नॉर्मल कंडीशन में हल्दी का रंग पीला होता है और जब इसको किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उसका पीला रंग में कोई बदलाव नहीं होता। बाकी अगर उसी को आप उठा करके सरफ में डाल दीजिए, यानी कि क्षार में डाल दीजिए, तो जैसे ही क्षार में डालेंगे वो डार्क लाल रंग का हो जाएगा, तनी महरून महरून सा कलर हो जाएगा, है ना, भूरा लाल भी उसको कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कृत्रिम सूचक में आया फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, दोनों याद रखना है। फिनाप्थलीन रंगहीन हो जाता है क्योंकि ये रंगहीन रहता ही है। फिनाप्थलीन देखेंगे आप तो एकदम पानी की तरह दिखाई पड़ेगा, एकदम पानी की तरह, रंग कोनो रंग नहीं होता उसका। लेकिन जब उसको हम किसी क्षार के साथ डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। ओके, अगला टॉपिक आता है मिथाइल ऑरेंज का। तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है। अब जब इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये लाल रंग देता है, जबकि क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो पीला रंग देता है। सर कैसे याद रखेंगे? मिथाइल ऑरेंज वाला तो तुरंत ही याद हो जाएगा। कैसे कि खतरा है, ऑरेंज किस किस कलर से मिलके बना होगा, लाल और पीला, लाल और पीला। खतरा वाला कलर अम्ल को खतरनाक माना जाता है, तो खतरा वाला रंग लाल, हल्का वाला दूसरका वाला पीला। बोलो याद रहेगा? पक्की बात? ओके, चलो अब प्याज का रस हो गया, वेनिला हो गया, लौंग का तेल हो गया। इन सब में क्या रहता है कि अम्ल के असर में जिसकी जो गंध है वो गंध बरकरार रहेगी। प्याज का प्याज लेखा महकेगा, वेनिला का वेनिला के जैसा महकेगा, लौंग का तेल है तो लौंग जैसा महकेगा। बाकी जब इसको क्षार के साथ मिलाया जाता है तो ये सब अपना रंग खो देते हैं। इनके महक का, खुशबू का जो अस्तित्व है पूरी तरीका से क्या हो जाता है, निस्तो नाबूद हो जाता है। यानी प्याज का जो गंध है वो खत्म हो जाएगा, वेनिला का गंध खत्म हो जाएगा और लौंग के तेल का गंध भी खत्म हो जाएगा। किसके प्रभाव से? क्षार के प्रभाव से। ये चार्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, बहुत ही बेहतरीन, नोट करते चलेंगे। नोट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर से गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आखिरी समय है जब आपको सारी चीजें हम दे रहे हैं। आपके पास ले दे करके मुश्किल से मुश्किल 3 महीना है। इन 3 महीने में आपको कमाल करना है। नो डाउट डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के साथ आप रहेंगे तो कमाल नहीं धमाल मचाएंगे, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपको हर सब्जेक्ट का एक अनुभवी टीचर दिया गया है। वो अनुभवी टीचर जो काफ़ी दिनों से पढ़ा भी रहे हैं और अपने सब्जेक्ट के महारथी भी हैं। एसएसटी के लिए आपको यामिनी मैम मिल जाती हैं, इंग्लिश के लिए रवि सर मिल रहे हैं और अमन सर की कहानी तो आप लोग जानते ही हैं। मोंटू सर मैथ्स में बहुत बड़ा नाम है। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। 3 महीने की लड़ाई है, लड़ जाओ बेटा, जितनी ताकत लगानी है लगा दो, बढ़ेंगे आगे। आगे आपके सामने लिखा है अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। देखिए सबसे पहला गुण क्या है, मैंने क्लास में इसको कराया है, अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। सब अलग अलग पॉइंट बना के कराया है। क्या है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। और कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन वहीं अगर क्षार की बात करें तो जब कोई क्षार किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये भी लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये आपके साथ लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जिंक के साथ अभिक्रिया किया तो सोडियम जिंकेट बनाया। दैट फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्की बात? ओके। और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है।
अब हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसके लिए पॉप टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? पॉप टेस्ट। इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है मैं आपको अगर दिखाना चाहूं, नहीं बना है यहाँ पे, मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, क्योंकि हम तो वो हैं जो सबको लेकर के चलने वाले हैं, एक एक चीज को क्लियर करने वाले हैं, और अगर क्लियर नहीं करते हैं तो हम बेकार हैं। देखिए यहां पर मैंने लिया एक परखनली, ठीक है, इस परखनली में हमने डाल दिया कोई अम्ल, कोई अम्ल कौन सा डाल दीजिए, मान लीजिए हमने डाल दिया इसमें H2SO4 डाल दिया, और यहाँ पे डाल दिया मैंने क्या, कोई धातु डाल दीजिए। धातु कौन सी डाला मैंने, मान लीजिए मैंने डाल दिया सोडियम धातु, है ना, सोडियम धातु, या आयरन डाल दिया, मान लीजिए क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया। अब जैसे ही इस धातु को यहाँ से गर्म करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना, ज़्यादा नहीं, तो यहाँ से अपने आप एक गैस निकलेगी जिसको इकट्ठा कर लिया जाता है एक ऐसे पात्र के द्वारा, जिस पात्र में भरा होगा क्या, सरफ का विलयन भरा हुआ है, और जैसे ही यहाँ पे ये गैस आती है, यहाँ से बबल निकलने लगता है, बुझ रहे हैं, यहाँ से बबल निकलने लगेगा, और जब इस बबल के पास जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं, तो यहाँ से पट पट की आवाज़ सुनाई देती है, पट पट की आवाज़ सुनाई देती है। और इसी टेस्ट को, ये टेस्ट प्रूफ करता है कि निकलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत तेज ज्वलनशील गैस है, तुरंत इसमें आग पकड़ती है और फट से जलती है, इसलिए इस टेस्ट को ही नाम दे दिया गया क्या, पॉप टेस्ट। ये लिखा हुआ है आपके सामने, है ना, ये एग्जाम्पल बना हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा इसको। ठीक, बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे की बात आपके साथ, आगे क्या लिखा है, धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। आपने सोडियम कार्बोनेट पढ़ा था क्लास में, सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ा था अपने क्लास में। तो इन दोनों के साथ अभिक्रिया, जब इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे या क्षार के साथ, तो क्षार के साथ तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अगेन ये लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, बार बार लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। ये HCl सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया, क्या बना रहा है, लवण बना रहा है, कार्बन, बोलते रहिए मेरे साथ, लवण बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और जल बना रहा है। ठीक है, चूने के पानी का टेस्ट क्या है, अब इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वो दूधिया कलर ले लेता है, पानी दूधिया हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब नीचे आपको सफेद सफेद पाउडर की तरह बैठा हुआ दिखाई देगा, उसमें जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। पक्की बात है? ओके। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के जल में घुलनशील एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है। ठीक है, ओके। ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है अम्ल क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अगर अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो अभी मैंने इसका खेल आपको दिखाया है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और
जल बनाएगा। मैंने अभी आपको करके दिखाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl दोनों को मिलाया, NaCl बना, एक तरफ जल बना, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखा है? जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रक्षेपित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। न तो अम्ल अम्ल रहा, ना तो क्षार क्षार रहा, दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो गया। एगो हाई गुंडा, एगो हाई गुंडा, दोनों गुंडा मिल गया। जब दोनों बराबर ताकत का है तो दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। न ये गुंडा गुंडा रहा, न ये गुंडा गुंडा रहा, कहे भाई दोस्ती कर लेते हैं, तो बनेगा क्या? एक नया दोस्त जिसका नाम होगा क्या? लवण। अब आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl NaCl बनाया और वाटर बनाया। ठीक है, अब अम्ल के प्रकृति, अम्ल का नाम क्या हो सकता है? अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण कहलाएगा। जो प्रबल होगा वही नाम होगा। प्रबल क्या है? अम्ल है, तो लवण का नाम भी अम्लीय हो गया। यहाँ दुर्बल अम्ल है लेकिन क्षारक कैसा है? प्रबल है, तो लवण का नाम भी क्या हो जाएगा? क्षारीय। लेकिन अगर दोनों प्रबल प्रबल है तो इसको उदासीन लवण कहते हैं। कौन सा लवण? उदासीन लवण। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक उदासीन लवण और जल कहलाता है। ठीक है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, यानी जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उसका, जैसे मान लीजिए धात्विक ऑक्साइड है तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा, बार बार लवण और जल बनेगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे की ओर। अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों से अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अम्ल से। अधात्विक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा? क्षार से। यह बात दिमाग में रखिएगा, सारी बातें एक्सप्लेन की जा रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाएगा। ठीक है, अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जब जलीय विलयन बनाया जाता है किसी भी अम्ल का, तो अगर अम्ल है तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और अगर जलीय विलयन क्षारक का है तो OH- आयन देता है। पहले ही बता दिया जाए। अच्छा, अगर कोई पूछ लीजिए किसने थॉट दिया था, तो अहर्नियस नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया था। अहर्नियस नाम के वैज्ञानिक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई H+ आयन देता है, कोई OH- आयन देता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। ये अहर्नियस साहब का कॉन्सेप्ट है। सांद्र जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण, ये कोई खास बात नहीं है। जल को अम्ल में डालने से, जल को जब अम्ल में डाला जाता है तो क्या देगा? H+ आयन देगा और OH- आयन देगा। ठीक है, क्षारकों की अभिक्रिया का ये चार्ट बना हुआ है। अब क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, इसको चेक कैसे किया जाए? PDF आप लोगों को अवेलेबल होगा हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है DLS एजुकेशन विद्याकुल, और एक चैनल और है DLS एजुकेशन मंटू सर। दोनों चैनलों पे आपको इसका PDF अवेलेबल होगा। पक्की बात है, लेकिन क्लास को समझना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? सूचक, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H आयन और OH- आयन पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा H आयन बनेगा उतना प्रबल अम्ल, और जितना कम बनेगा उतना दुर्बल अम्ल। जितना ज़्यादा OH- बनेगा उतना प्रबल क्षार, और जितना कम बनेगा उतना दुर्बल क्षार। अभी बता चुका हूं इसको। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आया सार्वभौमिक सूचक का। क्या होता है? ऐसा सूचक जो विभिन्न pH वैल्यू पर अलग अलग, यानी विभिन्न विभिन्न pH मान पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करे, उसको सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। सार्वभौमिक जो सूचक होता है ये कई प्रकार के सूचकों से मिल करके बना होता है। ठीक है, ओके, बढ़ेंगे आगे। अब देखते हैं pH स्केल। pH स्केल क्या है? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। वैज्ञानिक का नाम क्या था? सोरेनसन। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 में एक कॉन्सेप्ट दिया, और ये कॉन्सेप्ट क्या दिया? बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट। इन्होंने बताया कि किसी भी केमिकल के अंदर
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की पावर, यानी जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन अम्ल होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना अच्छा अम्ल होगा, और जितना ज़्यादा OH माइनस आयन होगा उतना अच्छा क्षारक होगा। ठीक है, 1909 में इन्होंने pH वैल्यू के बारे में बताया, और P किसके लिए है, पावर के लिए, और H किसके लिए, हाइड्रोजन आयन के लिए। यानी हाइड्रोजन आयन की पावर के बारे में बताया सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने। अगर pH वैल्यू 7 है, इसमें क्या होता है, स्केल पे 14 तक की वैल्यू होती है, 1 से लेकर 14 तक, बल्कि 0 से कहिए, 0 से लेकर के 14 तक। तो 0 से 7 तक अम्लीय माध्यम माना जाता है, और 7 से 14 तक क्षारीय माना जाता है, 7 को उदासीन माना जाता है। मैं कहूं 7 से जितना ज्यादा नीचे आएंगे अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने। सब राजी खुशी चल रहा है, बढ़ते रहिए शानदार तरीके से। हाँ, एक एक कॉन्सेप्ट, वीडियो अगर थोड़ा तेज लग रहा हो तो आप इसको कुछ कम करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो आप 2.0 करके तो नहीं है देख सकते, है ना। ओके, अब ये दिखाया है आपको दुर्बल अम्ल के लिए। आगे की ओर बढ़ेंगे तो प्रबल अम्ल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये स्मॉल लेयल है, Cl है ना। अच्छा, दैनिक जीवन में pH का क्या उपयोग है, तो हमारा शरीर किस किस pH वैल्यू पर, कई बार क्वेश्चन पूछा है, 50 बार देख लीजिएगा। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH पे काम करता है। वर्षा के जल का pH मान अगर 5.6 से कम है, अगर वर्षा के जल का pH 5.6 है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, ओके, आगे। मिट्टी का pH मान, कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं, ये सब रीडिंग करने वाली चीज़ें, कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं जो कि अम्लीय मिट्टी कहलाती है, कुछ क्षारीय मिट्टी कहलाती है। बहुत ज़्यादा अम्लीय मिट्टी रहेगी तो भी फसल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा क्षारीय मिट्टी रहेगी तो भी फसल नहीं होगी। हमारा पाचन तंत्र, जो स्टमक यानी अमाशय का भाग है, उसमें HCl पाया जाता है, जो कि 0 से लेके 1 pH रेंज का है। इतनी से एक बूंद है डालब ना, एक बूंद अगर HCl यहाँ डाल देंगे पेटवा वाला तो यहाँ से छेद के निकल जाएगा, पूरी की पूरी बूंद बाहर हो जाएगी छेद करके, इतना तगड़ा अम्ल होता है हमारे पेट में। ठीक है, अच्छा, pH कारण दांत में क्षय, यानी कि अगर हम दांतों की सफाई सही समय पर नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, और उसका pH मान अगर 5.5 से कम हो गया तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। इसीलिए हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह के समय अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होती है, और दांत मंजन करने से वो अम्ल कम हो जाता है। अम्ल जो आपका ये टूथपेस्ट है, पूछा जाए इसका व्यवहार कैसा होता है, अम्लीय की क्षारीय, तो आप बताएंगे क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आगे। अब लवणों का pH मान अगर उदासीन है तो 7 से अगर 7 के बराबर है तो क्षारीय अम्ल, और 7 से कम है तो अम्लीय लवण, तीनों नाम। ठीक है, ये साधारण नमक बनाने की विधियां हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धोने का सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये इतनी बातें आपको इसमें पढ़नी है। अब इसमें क्या पढ़ना है कि कौन कैसे बनाया जाता है, तो बनाने की विधि, बनाने की विधि। दूसरा आप इसमें याद रखेंगे रासायनिक गुण और भौतिक गुण, और इसी के साथ साथ आपको याद रखना रहेगा इसका उपयोग। इतनी चीजें आपको इस टॉपिक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार रखनी है। अभी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से निर्माण किया जाता है इन विभिन्न प्रकार के यौगिकों का। अच्छा, मैं बताऊं एक बात आपको, इसमें ज़्यादा 5 रहिएगा आप,
सबसे ज्यादा किसको पढ़ने का जरूरत है इसमें? आप बेकिंग सोडा को पढ़िएगा, विरंजक चूर्ण को पढ़िएगा, ये दूगो वेरी इंपॉर्टेंट है। एकरा अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड को तनी कम इंपॉर्टेंट में, फिर धावन सोडा और सबसे कम इंपॉर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन क्वेश्चन सबसे आने का उम्मीद है, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस कंपाउंड, बुझ रहे हैं? ओके, तो आइए इसमें हम एक एक चीज को कॉन्फिडेंसली देखेंगे, क्या क्या बातें हैं, कैसे किसको बनाया जाता है, सारी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें कहानी आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का खेल। क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? तो इसकी बनाने की विधि क्या कहलाती है? क्लोरो क्षार प्रोसेस। क्लोरो क्षार प्रोसेस या क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं, जिसमें क्या बनता है? तो इस क्रिया के द्वारा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है, बच्चा ध्यान से सुनना, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है तो उसमें दो चीजें बनती हैं। एक तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा बनता है क्लोरीन गैस। और क्लोरीन और ये क्या है? एक क्षार है। तो क्लोरीन और क्षार के बनने के कारण इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया या इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ बनता है। हाँ जी साहब, इसमें हाइड्रोजन गैस भी बनती है। चलिए, यहां पर लिखा हुआ है, यह है सोडियम क्लोराइड। जब इसको वाटर में घोला गया, अब ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, क्या बोला गया इसमें? ये आपके पास एक कंटेनर है, एक कोई बर्तन है, जिसमें आपने भर लेना है पानी को और इसका ब्राइन सॉल्यूशन तैयार करना है, ब्राइन विलयन। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन विलयन क्या है, तो किसी पानी में एक सर्टेन अमाउंट ले लीजिए, थोड़ी मात्रा जितनी आप लेना चाहें, और उसमें नमक मिलाइए। तब तक नमक मिलाते रहिए, घोलते रहिए, जब तक कि उसमें नमक घुलना बंद ना हो जाए। तब क्या बनेगा? तो जो विलयन तैयार हुआ, इसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन। और सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को एक नाम में अगर कहें तो उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी पूरी तरीके से उसमें क्या है घुला है? नमके नमक घुला है। माने एक को घूंट आप पी नहीं सकते, एकदम खारा पानी है। तो ऐसा खारा पानी ये लिया गया, मतलब सोडियम क्लोराइड को जल में घोल लिया गया, ठीक है। तो क्या बनेगा? जब इसका विद्युत अपघटन कराएंगे, यानी अब इसका क्या कराएंगे हम? विद्युत अपघटन कराएंगे, जिसमें एक टर्मिनल ये होगा, दूसरा टर्मिनल ये होगा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे एक हाई वोल्टेज बैटरी से। एक पर पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव। जो पॉजिटिव होगा उसको क्या बोलेंगे? जो पॉजिटिव होगा उसको क्या बोलेंगे? एनोड। और जो नेगेटिव होगा उसको क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? तो क्लोरीन गैस जमा होगी। एनोड पर क्लोरीन ऐसे लिख दिया मैंने। और कैथोड पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस जमा होगी, यहां लिख दिया मैंने हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और कैथोड के पास ही क्या बनती है? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना शुरू हो जाती है। चूंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है, क्लोरीन भी बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया? क्लोरो क्षार प्रक्रिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है? हाइड्रोजन जो निकलती है, ये हाइड्रोजन ईंधन के रूप में यूज की जा सकती है। क्लोरीन बहुत सारी चीज़ें बनाने में, जैसे जल की स्वच्छता के लिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पाइप घर में आप लोग देखते होंगे, पीवीसी पाइप होता है ना घर में, पीवीसी पाइप बनाने में। और तीसरी चीज़ है सीएफसी के निर्माण में। सीएफसी के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। HCl, इस्पात की सफाई और औषधियों के निर्माण में, इससे HCl बन जाती है। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलाई जाती है तो HCl बनती है, और ये HCl भी यूजफुल होती है, दैट इज वेरी यूजफुल, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड
धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए यानी उसकी गंदगी हटाने के लिए, साबुन बनाने में, कागज बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और जब क्लोरीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण आपके कोर्स में है, फार्मूला CaOCl2 है ना। तो विरंजक चूर्ण के लिए घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन आदि में इसका यूज किया जाता है। अगली हेडिंग आ रही है आपके पास विरंजक चूर्ण। ध्यान से देखेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। एक एगो चीज का नोट्स बनते रहना चाहिए बाबू। अगर नोट्स नहीं बनेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेशन को लाइक करना आपका काम है और नोट्स बनाना आपका काम है। बकिया सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बकिया सब कुछ हमारा काम है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोट्स। पक्का? बढ़े आगे। फिर से एक बार लाइक मार दो और जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर मार दो। एक बार सब लोग दबा के शेयर करेंगे, चाहे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कोई भी ग्रुप हो आपका, एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। पक्की बात है। अब विरंजक चूर्ण के लिए कहानी देखेंगे हम लोग। शुष्क बुझे हुए चूने, ये बुझा हुआ चूना है, कल की क्लास में मैंने बताया था। शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। और इसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका उपयोग क्या है? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए। विरंजक का मतलब क्या अगर पूछे कोई, बस रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। अब दूसरा क्या है? कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा विरंजन के लिए, है ना। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। विरंजक चूर्ण का एक यूज मैं बताऊं, प्रधान जी लोग, जो मुखिया जी लोग होते हैं गांव में, वो नाली के किनारे को सफेद कलर का चूना फेंकवाते हैं। वास्तव में चूना नहीं होता, वो क्या होता है? वो विरंजक चूर्ण होता है। दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। पक्की बात है? पक्की बात है। बढ़े आगे। ओके। अब बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ये सब इसके नाम है। और वास्तव में इसको कहते क्या हैं? इसका शुद्ध नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका पूरा नाम है। कैसे बनाया जाता है जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। क्या है बेकिंग सोडा? इसको फार्मूला क्या होता है इसका? NaHCO3। क्या फार्मूला है? सब लोग लिखेंगे एक बार। NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका? लिख दीजिए यहां पे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब बनाया कैसे जाता है? फिर से ब्राइन सॉल्यूशन तैयार होगा, यानी ये नमक का क्या है? संतृप्त विलयन है। और इस नमक के संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी जो अमोनिया गैस से संतृप्त हो, यानी अमोनिया गैस से संतृप्त कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। जब मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम लिखिएगा सब लोग, अमोनियम क्लोराइड बनता है। और क्या बनता है? और क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। यह क्या है? यह एक दुर्बल असंक्षारक है। मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारक की प्रकृति होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता, ये शरीर में नुकसान नहीं करता है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब खाना हम पका रहे थे तो पुआ बनाते समय इसको मिला दिया जाता है, ठेकुआ बनाते समय सॉफ्ट वाला इसमें मिला दिया जाता है,
मैदा वाला कोई चीज़ बनाया जाता है उसमें तनी मनी मिला दिया जाता है, सब जानते हैं। पेट में अगर गड़बड़ा गया है, पेट लोग बोलते हैं एसिडिटी हो रहा है, मम्मी कहती है तनी जा करके तनी तू फाँक लो तो सोडा फाँक लेता, तो सोडा क्यों फाँक लें? क्योंकि वो एसिड के असर को कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि इसका असर कैसा है, खुद ये क्षारीय प्रकृति का है। ठीक, इसलिए अम्ल के असर को क्या कर देता है, डाउन कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा जब इसको गर्म कर दिया जाएगा खाना बनाते समय, तो क्या बना लेगा, ये सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। और क्या बनाता है, जल बनाता है। और कौन सी गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी आपको कार्बोनेट दिख जाए तो हमेशा जिधर कार्बोनेट है उसके अपोजिट दिशा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड जरूर दिखाई देगी। ये बात मैंने एकदम पक्का तौर पे याद ही रख लीजिए कि जहाँ जहाँ आपको एक तरफ कार्बोनेट दिखेगा अगली तरफ उसमें क्या दिखाई पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट पे। अब इसका उपयोग क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। किसका उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। क्या उपयोग है भैया, तो बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है। टार्टरिक अम्ल कहाँ से मिलता है, इमली का बूटा, बेरी का पेड़। तो टार्टरिक अम्ल को मिला दिया जाता है बेकिंग सोडा के साथ, तब एक जो पाउडर तैयार होता है उसी को बेकिंग पाउडर कहते हैं। यानी बेकिंग पाउडर बनाने में इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम व स्पॉन्जी हो जाती है। मैंने कहा ना मैदे वाली चीज़ों में यह एंटी एसिड का संगठक है। एंटी एसिड मैंने वही बताया, जब जिसके पेट में एसिडिटी हो रहा है तो वो खा लेगा तो उसका एसिड वाला असर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के इस्तेमाल में किया जाता है। अग्निशामक क्या होता है, लाल रंग का आपने वो देखा होगा, हॉस्पिटल वगैरह में लगाया जाता है। जब आग उग लग जाता है तो उससे बुताते हैं आग को, है ना, उसमें इसको डाला गया रहता है। ठीक है, ये रहा इसका यूज। बढ़ेंगे आगे की ओर। धावन सोडा के बारे में बात होगी। अब क्या है धावन सोडा, जरा इसका भी खेल देख लिया जाए। पहली बात ये प्राप्त कैसे होता है, तो जब सोडियम कार्बोनेट को, क्या लिखा है, सीधी सीधी बात बताऊं आपको, ये है NaHCO3, ये है सोडियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म कर दिया जाता है तो प्राप्त हो जाता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट जो है, जो धावन सोडा है, उसके साथ 10 जल के अणु जुड़े होते हैं। किसके अणु जुड़े होते हैं, 10 जल के अणु जुड़े होते हैं। इनको कौन सा जल बोला जाता है, क्रिस्टलन जल के अणु। क्रिस्टलन जल के अणु। अब क्रिस्टलन जल के अणु का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल। पूछा जाए इंग्लिश वालों से कि हाउ मैनी क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट, देन यू हैव टू टोल्ड क्या, दैट इज 10 इन नंबर। आगे अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज आदि में होता है, मतलब इसके उद्योग में बनाने में। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स जानते हैं, कैमरा खेलते हैं हम लोग तो एगो पाउडर छिड़कते हैं, बोरेक्स। ठीक है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जितना डिटर्जेंट, शैम्पू, फलाना ढेमका इकुल, हार्पिक इकुल आता है, उस सब में इसका कहीं ना कहीं यूज होता है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। इसको क्लास 11th में पढ़ेंगे आप लोग, जल की कठोरता वगैरह के बारे में। ठीक है, अब इसमें आता है एक लास्ट टॉपिक जिसको बोला गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बना भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि इसे जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, लिखा है क्या, नहीं लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। जिप्सम मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर 2 जल के अणु हैं तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, जिप्सम का नाम दे देते हैं। और जब इस जिप्सम को
जब इस जिप्सम को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो 2 में से 1.5 गो निकल गया तो कितना बचेगा? आधा। तो बचेगा क्या? CaSO4 डॉट हाफ H2O। और यही जो बचा इसी को अब नाम दे देते हैं हम लोग क्या? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें जमने की क्षमता होती है। पानी अगर पड़ जाएगा तो वो जम जाएगा, ठोकला बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ याद रखने का तरीका, काफ़ी बार मैंने देखा है बच्चे भूल जाते हैं जिप्सम कौन सा, POP कौन सा। तो इसके लिए इसका नाम पूरा क्या है POP का? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप नाम को थोड़ा सा चेंज करिए, फार्मूला याद हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ की जगह पे हाफ कर दीजिए, प्लास्टर हाफ पेरिस। तो हाफ जिसमें आएगा वो POP होगा। याद रहेगा? याद रहेगा क्या? ओके, चलिए अब इसका यूज देख लेते हैं, क्या क्या इसका यूज है। ये बना हुआ है यहाँ पे कि जिप्सम को 373 केल्विन गर्म करने पर, 373 मतलब 100 डिग्री पे, अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, यानी POP बनाता है। POP का नाम क्या है? लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका केमिकल नाम है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं हम लोग। क्या उपयोग है भैया इसका? जरा ध्यान से देखिएगा इसका उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने आदि में किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए, आपने देखा होगा लोग घरों में पुट्टी करवाते हैं। पुट्टी POP तो होता है ना, उसको पानी में घोर करके और ऐसे ऐसे सटाया जाता है देवलिया वलिया पे, देखे होंगे टीना का ऐसे चपटा सा रहता है, उसी से वो POP रहता है। ठीक है। अब क्रिस्टलन जड़ के अणु, लवण एक सूत्र इकाई जल में निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। मैंने बताया ना, किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी यौगिक के साथ अगर जल के अणु जुड़े हैं, जैसे अभी आपने देखा कैल्शियम सल्फेट को, और इसके साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल है इसके साथ? आधा है एक अणु में। ठीक है। जैसे अभी आपने देखा Na2CO3.10H2O, तो इसके साथ कितने क्रिस्टलन जल के अणु हैं? 10 हैं। तो क्रिस्टलन जल के अणु का मतलब यही है कि एक इकाई में कितने जल के अणु हैं। तो इसकी एक इकाई में 10 है, इसकी एक इकाई में आधा है। बात समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये उदाहरण दिया हुआ है आपके सामने, क्या क्या उदाहरण दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कॉपर सल्फेट 5 वाटर, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर, कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से जब जल के अणु जुड़े हुए हैं तो इसमें जो जल के अणुओं की संख्या है वही क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। ठीक है। इसके बाद आपको कुछ प्रश्नावली दी गई है, इस प्रश्नावली को आप लोग सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि कितना आपने पढ़ा। एक बार मैं कहूँगा कि इसकी डिटेल वीडियो भी अगर आपको देखनी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाया है, तो आपको लिंक मिल जाएगी, और नहीं तो जाके सर्च करिएगा DLS एजुकेशन विद्याकुल मनीष सर केमिस्ट्री, इतना डालेंगे मेरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप सर्च मारिएगा एसिड बेस सॉल्ट, जाके देखिएगा, उसमें और बेहतरीन जितना, मतलब ये तो पूरा NCERT पैटर्न है, लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा भी जानकारी दी गई है। जो एक्स्ट्रा देखना चाहता है वो भी वहाँ पर जा कर के देख सकता है। ओके बेटा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय।